So this is the same screen and same page. Figure 3.3 in front of you, and this shows a process from saturated steam state 1 to superheated steam state 2, and its area under this curve represents work done, which we have just calculated by integral PdV. So work can be calculated by formula integral PdV. So जब आप integrate करेंगे, so this is actually area of this rectangle under the straight line, horizontal line 1, 2. ये shaded area जो cross hatch किया हुआ है. So this is the area under the curve 1, 2. तो isobaric process में इसका area निकालें तो बनता है constant pressure P है, P1 is equal to P2, तो इसको हम P ले लेंगे. तो 2 ये जो है 2 बार प्रेशर शो किया हुआ है. 2 बार प्रेशर में स्पेसिफिक इंथैल्पी स्टेट 1 में सैचुरेटेड वेपर की इंथैल्पी आती है 0.8856. आप टेबल में चेक कर लीजिएगा. एंड स्टेट 2 सुपरहीटेड स्टीम में 1.316 ये इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम आता है. तो इसका वर्क कैलकुलेट करने का क्या तरीका? इंटीग्रल पी डीवी का मतलब ये कि P मल्टीप्लाइड बाई डीवी. P इज कांस्टेंट, P मल्टीप्लाइड बाई डीवी, डीवी इज V2 माइनस V1. तो ये आपके सामने डायग्राम की मदद से ये V2 है और ये V1. सो इस तरीके से हम माइनस W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1, यानी आपने हीट प्रोवाइड की, हीट होने से वर्क हुआ, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के दौरान वर्क हुआ, वर्क इज इक्वल टू P V2 माइनस V1. So heat was equal to H2 minus H1 or work was equal to P V2 minus V1. So perfect गैस अगर हो, वो तो पार्ट 1 था प्रॉब्लम का. पार्ट 2 उसने पूछा था कि अगर वर्किंग सब्सटेंस स्टीम नहीं है, एयर है, एयर इज अ परफेक्ट गैस, तो अब हमें एंथैल्पी की जरूरत नहीं है, इंटरनल एनर्जी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम की ज़रूरत है और उसकी आर वैल्यू की ज़रूरत है. तो ये चूँकि एयर का आर होता है, ये देखें 0.287 किलो जूल्स पर केजी पर केल्विन. सो 287 जूल्स या 0.287 किलो जूल, ये वैल्यू है आर की. स्टीम का आर ये है, सॉरी एयर का आर की वैल्यू ये है. सो 0.05 उसका मास है, टोटल मास है केजी, और ये जो है 2 जो है 2 इज द प्रेशर एट स्टेट 2, और ये जो 0.652 है ये V2 है. ये जो एट V2 जो है ना वो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, वो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया. तो दिस इज टोटल वॉल्यूम. सो 917 जवाब आया केल्विन. याद रखें कैपिटल T हमेशा यूज होता है. आइडियल गैस लॉज में जो T है, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जो T है, फार्मूलाज के अंदर जहाँ जहाँ T आता है उसको आप अभी से आदत डालें, हर वक्त आदत डालें, अपने उसको बांध के रख लें, इस बात को अपने पास रुमाल में बांध के जेब में रख लें. और वो ये है कि टेम्परेचर इज ऑलवेज इन केल्विन, टेम्परेचर इज ऑलवेज कैपिटल T, डिग्रीज केल्विन. डिग्रीज केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273. लेकिन प्रॉब्लम्स में आपको सेंटीग्रेड दिया जाता है, क्योंकि थर्मामीटर अमूमन सेंटीग्रेड में लिखे जाते हैं. तो ये आदत बन गई जी हमारी, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में एक्सप्लेन वो डाला जाता है. और अमेरिका में अभी तक टेम्परेचर सेंटीग्रेड में नहीं बताया जाता, फ़ारेनहाइट में बताया जाता है. टेम्परेचर के स्केल पे, यूनिट पे ख्याल रखें कौन से यूनिट यूज़ करना. गलत यूनिट यूज़ करने से आपकी 1000 टाइम्स मिस्टेक हो जाएगी. सो Q इज इक्वल टू MCP T2 माइनस T1. तो यहाँ से हीट कैलकुलेट कर ली, इज इक्वल टू 403. ये फार्मूला है, लेकिन हमें हीट सप्लाइड इज इक्वल टू दिस, और T1 की वैल्यू देखो उसने कैलकुलेट किया 130 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दिया, तो you get 403 केल्विन आएगा फार्मूले में, 130 नहीं आएगा. तो इस फार्मूले में देखें 917 माइनस 403 किया जाएगा. तो इसलिए अब याद रखें केल्विन में टेम्परेचर होगा तो हीट सप्लाइड किलो जूल्स में होगा. तो प्रोसेस ये डिपेंड करता है कि आपने ये आर की वैल्यू क्या ली थी, यूनिट्स में कौन से यूनिट्स में ली थी. अगर आपने आर की वैल्यू जूल्स में लिया है तो 287 होगा, और यहाँ
हीट सप्लाइड भी जूल्स में होगा, किलो जूल्स में नहीं होगा, जूल्स में होगा। तो लेकिन हमने यहाँ किलो जूल्स में लिया है आर की वैल्यू, तो यहाँ भी हीट सप्लाइड किलो जूल्स में होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ideal gas law, ideal gas process, isobaric process for ideal gas, isobaric process calculation for steam. पीवी डायग्राम इसी प्रोसेस की है आपके सामने। आइडियल गैस की, आइडियल गैस में आपने देखा वो सैचुरेशन करनी, स्टेट 1 इज नॉट सैचुरेटेड, इट इज ऑलरेडी गैस, इट इज गैस 1 2। तो बाकी प्रोसेस वही हॉरिजॉन्टल लाइन है, फार्मूला वही है, W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। इसी तरह वर्क डन जो है ना हमने वहाँ कैलकुलेट किया था स्टीम के लिए, MH2 माइनस H1, यहाँ से T2 माइनस T1। सो वर्क डन इज इक्वल टू R T2 माइनस T1। सो दिस इज इक्वल टू यानी कि PV इज इक्वल टू RT होता है। आइडियल गैस में क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT। तो PV इज इक्वल टू जब RT है तो P क्या है, सॉरी RT या PV इज इक्वल टू RT। तो आपने यहाँ लिखेंगे RT2 माइनस T1, वर्क डन इज इक्वल टू RT2 minus T1, so this is equal to kilojoules per kg, work done by the mass of the gas। तो ये पर kg था, अब आपको मास से मल्टीप्लाइड कर, मास 0.05 kg से बहुत कम है, तो आपको 1 kg का मालूम नहीं करना, आपको जो एक्चुअल मास है वो 0.05 kg यानी 50 ग्राम, उससे मल्टीप्लाई करना है kg में, तो जवाब आएगा 7.38 किलो जूल्स। तो यहाँ ये चीज़ हमारा ये स्लाइडें ख़त्म हो जाती है। अब हम दूसरी स्लाइड को लेते हैं। तो आप देखें कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ जो स्लाइड आप देख रहे हैं तो उसमें आपको नज़र आ रहा है A3 रिवर्सिबल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो ये चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमने अभी तक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, इसको हम आइसोथर्मल भी कहते हैं। तो वी विल कैलकुलेट वर्क डन in isothermal process of vapor, work done in isothermal process for perfect gas, which is gas। so अभी तक लोग आ रहे हैं, this is too late। now work done in isothermal process of perfect gas भी करेंगे। उसके दो मेथड है, मेथड 1 मेथड 2 डिस्कस करेंगे। तो वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ वेपर वही है कि स्टीम की प्रॉपर्टीज निकालनी होगी। इस प्रॉपर्टीज के आपको सैचुरेटेड स्टीम और सुपरहीटेड स्टीम के टेबल्स आपके पास होने चाहिए, और उसके बगैर आप नहीं कर सकते। परफेक्ट गैस है, अगर एयर है तो परफेक्ट गैस है, तो उसके भी दो तरीके हैं, वो सिर्फ फॉर्मूले से आएगी, उसके लिए किसी प्रॉपर्टी टेबल की जरूरत नहीं। सबसे पहले वेपर का प्रोसेस क्या होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस आप देख रहे हैं कि ये वही पीवी डायग्राम दिखाई गई है। ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है राइट साइड पे। स्टेट 1 जो है वेट रीजन में स्टेट 1, तो स्टेट 1 में जब आप हीट सप्लाई करेंगे, 2 फेस रीजन में जब हीट सप्लाई करते हैं, तो जो रिमेनिंग लिक्विड है वो भी स्टीम बनता जाता है और उसकी एंथैल्पी
यानी उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है। तो उसका वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होके होके एक वो सारा का सारा जब स्टीम बन जाता है तो वो सैचुरेटेड स्टेट ए आ जाता है। स्टेट ए इज द सैचुरेटेड स्टेट। अब प्रॉब्लम में देखोगे स्टेट 1 ये है, स्टेट 2 ये है, ए नहीं दिया। तो ए तो आप जो है ना स्टीम टेबल की मदद से आप दिखाएंगे। यहाँ आपको दिखाया गया है फिजिकल के पीवी डायग्राम में क्या पास क्या प्रोसेस होता है। पहले कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है 1 to A, और प्रोसेस बजाय खुद आइसोबारिक है। 1 से लेकर 2 तक क्या है प्रोसेस, आइसोबारिक। तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लाइन हॉरिजॉन्टल होती है वेट रीजन में, लेकिन सुपर हीटेड रीजन में ये आइसोबारिक प्रोसेस की लाइन इस तरह स्लैंटेड है। ये स्लैंटेड है A2 लाइन, ये स्लैंटेड लाइन है। ये सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक आइसोथर्मल भी है, 1 to A आइसोथर्मल भी है, आइसोबारिक भी है। क्योंकि जब तक लिक्विड 2 फेस में वो लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में होता है और उनका प्रेशर टेम्परेचर एक दूसरे से लिंक होता है। तो 2 फेस रीजन में जब तक सारे का सारा लिक्विड बॉयल ना हो जाए प्रेशर टेम्परेचर सेम रहता है, लिहाजा आइसोबारिक प्रोसेस भी होता है, एट ए टाइम आइसोथर्मल भी होता है। लेकिन हमें टोटल प्रोसेस दिया हुआ है आइसोथर्मल। तो ए से आगे सिर्फ आइसोथर्मल होगा, ए से 2 तक आइसोथर्मल होगा। इसको अच्छी तरह समझिए इस कर्व को। तो HA सैचुरेटेड वेपर की एंथैल्पी हम स्टीम टेबल से ले लेंगे, पर स्टीम कंसीडर कर रहे हैं। और H1 जो वेट रीजन में, तो उसका वही HF प्लस X टाइम HFG। तो X टाइम HFG निकालना होगा। तो जब ये मालूम हो जाए तो हम आगे बढ़ते हैं और सुपर हीटेड वेपर में जब आएंगे तो ये आ जाएगा सुपर हीटेड वेपर जो है ना, इट एक्ट्स लाइक एन आइडियल गैस। तो Q एडिशन इज इक्वल टू TS2 माइनस S1। ये एक नई प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस हुई है, S2 माइनस SA। S इज एंट्रोपी, और एंट्रोपी इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरलीनेस, और इसका ताल्लुक हीट ट्रांसफर से। जब हीट ट्रांसफर होती है द कांस्टेंट टेम्परेचर T, तो जितनी भी हीट अंदर जाती है उससे एंट्रोपी चेंज होती है। उस प्रॉपर्टी को हम एंट्रोपी कहते हैं। डिसऑर्डरलीनेस होती है, उसके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रैंडम, उसके मूवमेंट में इजाफा हो जाता है एनर्जी गेन करने से। तो वो डिसऑर्डरलीनेस का मिसाल मैंने आपको बताया, जब स्कूल की छुट्टी होती है प्राइमरी, खासकर प्राइमरी स्कूल की, तो बच्चे रन लगाते हैं, दौड़ मारते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं और बस्ता छोड़ के भागते हैं, चलो जी कैंटीन चलो कुछ खा पी लो। तो वो है डिसऑर्डर। जब तक क्लास में बैठे अपनी अपनी सीट पे बैठे, तरतीब से बैठे और कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो उसको हम कहते हैं एंट्रोपी जो है ना कम होगी। तो Q इज इक्वल टू TS2 माइनस S1। तो उसको हम उसका इनके आइसो सुपर हीटेड वेपर को जब हम सप्लाई करते हैं, तो यहाँ जो प्रोसेस दिखाया गया है आइसोबारिक भी प्रोसेस दिखाया गया है। आइसोबारिक प्रोसेस 1 से 2, आइसोबारिक लाइन यूं होती है, आप देखें राइट साइड पे अप, और आइसोथर्मल प्रोसेस राइट साइड पे डाउन। तो वो जो ऊपर देख चुके हैं, तो ये आइसोबारिक लाइन सुपर हीटेड रीजन में। लेकिन वेट रीजन में आइसोबारिक और आइसोथर्मल सेम है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ U2 माइनस U1 वर्क डन इज इक्वल टू Q प्लस, हमने पढ़ा था फॉर्मूला Q प्लस W इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो W इज इक्वल टू U2 माइनस U1 माइनस Q। तो इस तरीके से ये हम स्टीम के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये तो थी थियरी। अब एक्चुअल प्रॉब्लम आ जाए। प्रॉब्लम 3, एग्जांपल 3.2 है, स्टीम एट 7 बार एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9। जब भी वेट रीजन की बात होगी तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात होगी, जिसको हम X कहते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन इज लेस देन 1 ऑलवेज। सो सैचुरेटेड वेपर का ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता है, जब वेट होता है तो 1 से नीचे होता है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो 0.9 है, मतलब ये 0.1 से थोड़ा सा, यानी 1.0 से थोड़ा सा नीचे है। तो ये ऑलमोस्ट ड्राई है, लेकिन फिर भी इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है 0.9, लेस देन 1। नाउ कैलकुलेट, उसके बाद प्रेशर दिया 7 बार है, और ये है
एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डाउन हो रहा है। तो ये है हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, हीट सप्लाई हो रही है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो अब आप प्रेशर कांस्टेंट रखा जा रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हम वॉल्यूम इंक्रीज करें तो वर्क आउटपुट मिलेगा और हीट ऐड होगी। नाउ कैलकुलेट प्रेशर जो है ना, फाइनल प्रेशर 1.5 बार है। कैलकुलेट द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ एंथैल्पी पर केजी ऑफ स्टीम, यानी स्पेसिफिक एनर्जी पूछिए और स्पेसिफिक एंथैल्पी पूछिए। Now the heat supply during the process is found to be 547 kilojoules per kg। क्यों मालूम है? तो ये जो नॉन प्रॉपर्टीज इसको आप अलग से लिख लें और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ये पीवी डायग्राम में वही प्रोसेस दिखाया गया जो ऊपर डिस्कस हो चुका है कि ये वेट रीजन से आइसो थर्मल प्रोसेस है, सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस यूँ होगा, फिर आइसोबारिक प्रोसेस जो है ना सुपर हीटेड स्टीम रीजन में यूँ होगा। तो अब एरिया अंडर द कर्व 1 से लेकर 2 तक ये आपके सामने है, ये हैचेड लाइन, ये और ये जो शेडेड लाइन जो है, शेडेड एरिया जो है, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अंडर इन पीवी डायग्राम, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एक्सपेंशन प्रोसेस। तो ये आपने प्रोसेस देख लिया। सैचुरेशन टेम्परेचर पे 7 बार पे आप स्टीम टेबल में जाएंगे और देखेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है। प्रेशर आपको 7 बार सैचुरेटेड स्टीम का प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, तो बहुत आसान है। स्टीम टेबल में जो सैचुरेशन वाले टेबल हैं उसमें एक दो किस्म के होते हैं टेबल। एक टेबल में पहला कॉलम प्रेशर का होता है, सैचुरेटेड प्रेशर का, और दूसरा टेबल ऐसा होता है जिसमें पहला टेबल टेम्परेचर होता है। अगर आपको प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर वाले टेबल में जाएंगे, पहला कॉलम जिसका प्रेशर है, और अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर नहीं मालूम, तो आप दूसरे टेबल में जाएंगे जिसमें पहला कॉलम टेम्परेचर है। तो हम सैचुरेटेड स्टीम के उस जगह जाएंगे जहां हमें उस टेबल को खोलेंगे जहां हमें पहला कॉलम प्रेशर में दिया हुआ है। तो 7 बार के अगेंस्ट में आप दूसरे कॉलम में 165 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ लेंगे उस स्टीम का टेम्परेचर, सैचुरेटेड स्टीम का। तो ये तो वहां से आ गया। अब स्टेट 2 सुपर हीटेड रीजन है, उसके लिए कोई और प्रॉपर्टी मालूम होनी पड़ेगी। तो पहले हम वन की तरफ जाते हैं। तो u1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स यू है मल्टीप्लाइड बाई एक्स यू जी, इससे ये आ गया, और u1 इज इक्वल टू 2385.3 आ गया किलो जूल्स पर केजी। उसके बाद इंटरपोलेशन की भी अगर जरूरत है तो इंटरपोलेशन करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में इंटरपोलेशन किया गया है कि 1.5 बार और 165 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1.5 बार ये आपको इंटरपोलेशन करना पड़ रहा है कि 1 बार और 2 बार के बीच में 1 बार पे 2580 आ रहा है, तो 2 बार पे 2580 आ रहा है, 1 बार पे 2000 सॉरी टू नेक्स्ट स्टेट 2 पे 2656 आ रहा है यू की वैल्यू। तो इसको हम इससे इंटरप्रेट करेंगे और हमें ये 15 और दोनों में 50 का फर्क है, तो 15 और 50 का फर्क यहाँ वो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हम इंटरपोलेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 2 में, और उसके प्रॉब्लम आप जरूर करें, हाउ टू फाइंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम द टेबल। नाउ इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1 यहाँ से आ जाएगा, और H अब H1 इज इक्वल टू HF प्लस X टाइम HFG, वो वेट रीजन है, उसका ये फार्मूला है, उससे आपने H कैलकुलेट कर दिया H1। H2 जो है वो सुपर हीटेड रीजन में अगेन इंटरपोलेशन होगी। आपको टेम्परेचर मालूम है, प्रेशर मालूम है, तो आप गिवन टेम्परेचर और प्रेशर का आप इंटरपोलेट करके H निकालेंगे, तो H भी आ गई। अब H2 माइनस H1 की वैल्यू आ गई। तो फार्मूला ये कि ये नॉन फ्लो प्रोसेस वाला फार्मूला लगेगा, Q प्लस W इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो Q प्लस W इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो हमने U2 माइनस U1 निकाल लिया, हमने निकालना क्या है W। तो W इज इक्वल टू U2 माइनस U1 माइनस Q दिया हुआ है प्रॉब्लम में, यहाँ ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया है U2 माइनस U1 के फार्मूले से। तो दिस इज हाउ वर्क डन बाय द सिस्टम इज कैलकुलेटेड 329.5।
मैथमेटिक्स में माइनस में आ रहा है, -329 का मतलब है आंसर में आपने देखा माइनस नहीं लिखा। ये देखो, ये आंसर कहता है कि W इज इक्वल टू -329.5 किलो जूल्स पर केजी, लेकिन अगली लाइन में कहता है वर्क डन बाय द सिस्टम इज 329.5। तो वर्क नेगेटिव नहीं है, वर्क पॉजिटिव है। माइनस का मतलब है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो इसलिए आगे उसने अंग्रेजी में जब आपने लिख दिया वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसमें फिर नेगेटिव नहीं होगा, 329.5 लिखा जाएगा। अच्छा, अब देखिए वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ परफेक्ट गैस। तो ये तो था स्टीम का, और PV इज इक्वल टू RT लगाएंगे आइडियल गैस के लिए। अगर एयर है PV इज इक्वल टू RT से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर 1 kg वो 1 kg है तो स्मॉल भी आएगा, अगर टोटल है फुल kg जितना उसका मास है, टोटल मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V कैपिटल हो जाएगा। तो ये फर्क, ये एक्चुअली एक हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है। ये अगर इसको हम ये जो इक्वेशन ऊपर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो 1 to 2 जो है ये कंप्रेशन प्रोसेस दिखाया गया पीवी डायग्राम में। पीवी डायग्राम में ये स्टेट 1 ये है, और ये गैस का प्रोसेस है, आइडियल गैस का। और ये जो कर्व है ये P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हाइपरबोला का फार्मूला है। आप पुराने मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ी इंटर में, आप वो देखेंगे कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ y इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट डिवाइडेड बाई x। तो या x y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हाइपरबोला का फार्मूला है। तो x जो है यहाँ v है, y जो है p है, तो p इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हाइपरबोला बनता है। ये शेप जो है ये हाइपरबोला की बन रही। तो ये 1 2 इस हाइपरबोला के ऊपर आएगा 1 2। तो P1 इधर है, P2 इधर है। P1 P2 की मदद से हम ये प्रोसेस शो कर सकते हैं। आइडियल गैस के लिए वही या कोई भी सिस्टम हो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं वर्क का, इंटीग्रल PdV। अब इंटीग्रल PdV जो है ना, हम वहाँ तो हमने स्टीम के लिए तो V2 V1 टेबल से मालूम कर लेंगे। यहाँ हम ये करेंगे कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें प्रोसेस मालूम है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाई V, C अपॉन V। तो अब इस इंटीग्रेशन के फार्मूले में V को कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी P की जगह V लिखेंगे, क्योंकि DV इंटीग्रेंड जो है ना वो DV है, विद रिस्पेक्ट टू V आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आपके पास P की सूरत में आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। P को कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में तो वो बनता है P इज इक्वल टू C अपॉन V, इसलिए कि PV इज इक्वल टू C, C मीन कांस्टेंट। अगर PV इज इक्वल टू C तो P इज इक्वल टू C अपॉन V। तो यहाँ PdV की जगह आप लिखेंगे C अपॉन V इंटू DV। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मालूम है कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू log x। तो यहाँ 1 अपॉन v का इंटीग्रल बनता है log v। तो लिमिट्स लगाएंगे V2 और V1 तो बनेगा C कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो log V2 अपॉन V1 जो नहीं जवाब आता है, लेकिन उसने माइनस साइन के साथ था तो माइनस को अपने हटा के V1 अपॉन V2 कर लिया। तो C log V1 अपॉन V2 आपने लिमिट्स उल्टी कर दी और तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ द कांस्टेंट C इज इक्वल टू PV, तो आपने PV लगा दिया, C की जगह PV। यहाँ जवाब में C log V1 अपॉन V2 आ रहा है, C की जगह PV, तो PV log V1 अपॉन V2। सो तो अब PV चाहे स्टेट 1 हो तो P1 V1 हो जाएगा, PV अगर स्टेट 2 हो तो P2 V2 हो जाएगा। तो इससे ये फार्मूला बन गया। तो ये तो सी इसकी थियरी। अब उसका फार्मूला में W इज इक्वल टू P1 V1 log V1 अपॉन V2 लगाएंगे तो यू विल गेट वर्क आउटपुट इन एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ आइडियल गैस एंड स्टीम टेबल। नेक्स्ट जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में यूनिट्स फॉर परफेक्ट गैस के लिए ये क्वेश्चन डिराइव किया। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
तो एग्जांपल 3.3 आ जाती है और इसको हम जो है नाइट्रोजन गैस के ऊपर अप्लाई करना है। नाइट्रोजन गैस इज आल्सो आइडियल गैस, सो इसको नेक्स्ट पे छोड़ देते हैं, अभी टाइम खत्म होने को है। चलो डिस्कस कर लेते हैं, अभी 2-3 मिनट है। तो 1 kg ऑफ नाइट्रोजन जो है दी हुई है और इट इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली 28 kg पर के मोल इसका वजन है। kg पर के मोल 28 kg पर के मोल का मतलब मॉलिक्यूलर वेट उसका 28 है। इट इज एक्सप्रेस्ड it is compressed reversibly and isothermally। तो isothermal प्रोसेस है और 1 बार से 4.2 बार तक कंप्रेस हुई है। टेम्परेचर इनिशियल उसका 20 डिग्री है। कैलकुलेट द वर्क डन एंड हीट फ्लो, तो वर्क और हीट कैलकुलेट करनी है। इसका आइडियल प्रोसेस है। आर नहीं मालूम, अगर आपको आर नहीं मालूम तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की मदद से और मॉलिक्यूलर वेट की मदद से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ किया गया है कि आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रखा गया है 8.314 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 28, तो आर की वैल्यू आपको मालूम हो गई 0.29। वर्क इज इक्वल टू आर टी लॉग P2 अपॉन P1, ये फार्मूले में आ गया, जवाब आ गया। वर्क इनपुट इज इक्वल टू 124 किलो जूल्स पर केजी। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q प्लस W इज इक्वल टू U2 माइनस U1, वही नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। Q प्लस W इज इक्वल टू U2 माइनस U1। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है T1 इज इक्वल टू T2, तो आइडियल गैस के लिए अगर T1 इज इक्वल टू T2 तो CpT1 इज इक्वल टू CpT2, तो U1 इज इक्वल टू U2, तो इसका मतलब U2 माइनस U1 इज इक्वल टू 0। इसीलिए इस इक्वेशन में Q प्लस W इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। तो ये वही इक्वेशन है, Q प्लस W इज इक्वल टू U2 माइनस U1। क्योंकि आइडियल गैस में आइसोथर्मल प्रोसेस में T1 इज इक्वल टू T2, इसलिए CpT2 माइनस T1 0 हो जाएगा और U2 माइनस U1 0 हो जाएगा। इसीलिए Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। Q इज इक्वल टू माइनस 124 किलो जूल्स पर केजी। तो जितनी हीट आपने सप्लाई की उतना वर्क आउटपुट मिलेगा अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। ठीक है जी। यहाँ पर जो है ये इसकी स्लाइडें 15 थी और ये 15 स्लाइडें भी खत्म हो गई हैं। यहाँ हम खत्म करते हैं आज की मीटिंग।